18 अल हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक। अब अंग्रेज सरकार की नजर में सुभाष बोस एक खतरा बन चुके थे। 1940 में बोस को कलकत्ता के एल्गिन रोड वाले घर में नजरबंद कर दिया जाता है। पुलिस का पहरा, हर हरकत पर निगरानी। लेकिन हमारे नेताजी कोई आम कैदी नहीं थे। 16 जनवरी 1941 की रात घर के अंदर एक आदमी दाढ़ी बढ़ाकर पठानी लिबास में खुद को मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का बीमा एजेंट बताकर निकलता है। ये सुभाष बोस थे। उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस उन्हें कार से गोमो रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये असली जिंदगी का सबसे बड़ा भगोड़ा मिशन था और अंग्रेजी पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। पेशावर, फिर काबुल, फिर सोवियत रूस के रास्ते। आखिरकार अप्रैल 1941 में बोस पहुंचते हैं बर्लिन, जर्मनी। अब सवाल ये है, दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करना क्या ये सही फैसला था या यहीं से शुरू होती है असली त्रासदी? जर्मनी में बोस ने बनाया फ्री इंडिया सेंटर, आजाद हिंद रेडियो, ब्रिटिश सेना में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से तैयार की फ्री इंडिया लीजन। लेकिन हिटलर से मुलाकात के बावजूद जर्मनी से वो मदद नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। फरवरी 1943 बोस एक जर्मन पनडुब्बी U-180 में बैठते हैं। अटलांटिक और हिंद महासागर पार करते हुए मदागास्कर के पास वे एक जापानी पनडुब्बी I-29 में ट्रांसफर होते हैं। ये दुनिया के युद्ध इतिहास में बेहद दुर्लभ घटना थी, किसी असैनिक नेता का पनडुब्बी दर पनडुब्बी सफर। मई 1943 में बोस टोक्यो पहुंचते हैं। 4 जुलाई 1943 सिंगापुर। रास बिहारी बोस सुभाष बोस को आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सौंप देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 बोस आजाद हिंद की अंतरिम सरकार का ऐलान करते हैं। नारा गूंजता है, जय हिंद। 4 जुलाई 1944 बर्मा। एक भाषण जो इतिहास में दर्ज हो गया। बोस कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हजारों भारतीय सैनिक जो कल तक अंग्रेजी सेना में थे, अब हमारी आजाद हिंद फौज में जान देने को तैयार थे। नारा गूंजता है, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज और जापानी सेना मिलकर इम्फाल और कोहिमा की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर के मोइरांग में पहली बार आजाद भारत की धरती पर तिरंगा बल्कि आजाद हिंद का झंडा लहराता है। ऐसा लगा दिल्ली बस कुछ कदम दूर है। लेकिन दोस्तों, जंग सिर्फ हौसले से नहीं जीती जाती। 1944 की गर्मियों में इम्फाल कोहिमा का मोर्चा ढह जाता है। भूख, बीमारी, बारिश और ब्रिटिश सेना की ताकत आजाद हिंद फौज को पीछे धकेल देती है। हजारों सैनिक मारे जाते हैं, बाकी पीछे हटते हैं। 15 अगस्त 1945 जापान की हार के साथ बोस का सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो जाता है। अब बोस कहाँ जाएं? यूरोप में नाजी हार चुके हैं, एशिया में जापान हार चुका है। ब्रिटिश सरकार उन्हें देशद्रोही मानकर तलाश रही है। अगर वे पकड़े जाते तो फांसी तय थी। एक आदमी जिसने लाखों भारतीयों के दिल में आजादी की आग जलाई, अब खुद बेसहारा था। क्या यही नेताजी की कहानी खत्म हो जाती है या अभी एक आखिरी दांव बचा था? बोस फैसला लेते हैं सोवियत रूस से मदद मांगने का। रास्ता टोक्यो, फिर माचुरिया, फिर सोवियत इलाका। 17 अगस्त 1945 साइगोन से उड़ान भरता है एक मित्सुबिशी की 21 बम वर्षक विमान। साथ हैं कर्नल हबीबुर रहमान, बोस के सबसे करीबी सहयोगी। रास्ते में ईंधन भरने के लिए विमान उतरता है ताइहोकू, ताइवान। 18 अगस्त दोपहर 2:30 बजे विमान फिर उड़ान भरता है और कुछ ही पलों में इंजन में आग। विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। कर्नल हबीबुर रहमान बाद में गवाही देते हैं, बोस बुरी तरह झुलस गए थे, फिर भी होश में थे। उन्हें नानमोन हॉस्पिटल ले जाया गया। रात करीब 9 बजे उनकी मौत हो जाती है। उनकी राख टोक्यो के रेनकोजी मंदिर भेज दी जाती है, जहां आज भी रखी है। ये आधिकारिक कहानी थी, लेकिन दोस्तों, भारत सरकार खुद इस कहानी पर 3 बार सवाल उठा चुकी है। 1956 शाहनवाज कमेटी बनती है, खुद आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज खान की अध्यक्षता में। नतीजा, बोस की मौत विमान दुर्घटना में हुई। 1970 खोसला आयोग बनता है, जस्टिस GD खोसला की अध्यक्षता में। नतीजा, फिर वही दुर्घटना में मौत। लेकिन फिर आता है 1999 मुखर्जी आयोग, जस्टिस मनोज कृष्ण मुखर्जी की अध्यक्षता में। 6 साल की जांच के बाद 2005 में रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट कहती है साफ शब्दों में, बोस की मौत उस विमान दुर्घटना में नहीं हुई। रेनकोजी मंदिर की राख बोस की राख नहीं है। सोचिए, 3 सरकारी आयोग, 3 अलग नतीजे, तो सच आखिर है क्या? और फिर 2006 में भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को संसद में अस्वीकार कर दिया, ये कहकर कि ठोस सबूत नहीं है। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। फैजाबाद में एक संत रहते थे, गुमनामी बाबा, जिन्हें भगवान जी भी कहा जाता था। 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु हुई। उनके पास से मिली चीजें, चश्मे, किताबें, चिट्ठियां, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये नेताजी से जुड़ी थी। स्पष्ट कर दूं, ये दावा कभी अदालत में या वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए, लेकिन कोई निर्णायक DNA सबूत सामने नहीं आया। ये एक अनसुलझा रहस्य ही रहा। लेकिन असली सवाल इससे भी गहरा है। आजाद भारत की अपनी सरकार ने दशकों तक नेताजी से जुड़ी सैकड़ों फाइलें गुप्त क्यों रखी? 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 64 फाइलें सार्वजनिक की। इन फाइलों से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। आजादी के बाद भी बोस परिवार की दशकों तक जासूसी की गई थी।
सोचिए, जिस आदमी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजाद भारत में उसके अपने परिवार पर ही जासूस लगे रहे। 2016 में केंद्र सरकार ने भी फाइलें खोलना शुरू किया। नेताजी की जन्मतिथि 23 जनवरी को 100 से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक की गईं। ये कोई रहस्य सुलझना नहीं था, ये था सच को बाहर निकालने के लिए जनता के दबाव की जीत। 70 साल लग गए, लेकिन भारत भूलता नहीं। हर पीढ़ी के पत्रकार, इतिहासकार और आम नागरिकों ने ये सवाल जिंदा रखा और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, फाइलें खोलनी पड़ी। ये जीत छोटी है, पूरी नहीं। आज भी कुछ फाइलें विदेशी संबंधों के नाम पर बंद हैं। दोस्तों, यही हमारे देश की फितरत है। हम बदला तुरंत नहीं लेते, लेकिन सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ते। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपना खून दे दिया, आजादी हमें मिली, लेकिन उनकी मौत का सच आज भी अधूरा है। शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस आदमी ने हमें सच के लिए लड़ना सिखाया, उसी की मौत का सच हमारी ही सरकारों ने दशकों दबाया। क्या आपको लगता है नेताजी से जुड़ी बाकी फाइलें भी जल्द सार्वजनिक होंगी, या ये रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेगा? कमेंट में लिखिए। ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी हर उस भारतीय तक पहुँचाएं जिसे सच जानने का हक है। जय हिंद।